नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। मंगलवार को उत्तराखंड सदन पटल पर राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। कुल 5,440 करोड़ के अनुपूरक बजट में विकास के एजेंडे को प्राथमिकता दी गई है। चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या कुछ खास है। चालू वित्त वर्ष का प्रथम जो अनुपूरक बजट है उसमें क्या खासियत है हम आपको बताते हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये अनुपूरक बजट पेश किया है और इसकी खासियत हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये 5,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट है। 5,440 करोड़ रुपए का यह अनुपूरक बजट पेश किया गया है और इस बजट में जो विकास की योजनाएं परियोजनाएं हैं उनमें धन की कमी ना हो यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। 2022-23 वित्तीय वर्ष का मूल बजट 65,571 करोड़ रुपए का था और अब 5,400 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया है। इसके अलावा 3,164 करोड़ की राशि पूंजीगत मद से संबंधित बताई जा रही है अनुपूरक बजट में। इसके अलावा 2,276 करोड़ रुपए की राशि राजस्व मद में रखी गई है। बजट की अगर हम बात करें तो 60% धनराशि संसाधन से संबंधित बताई जा रही है। बजट में 60% धनराशि जो है संसाधनों पर खर्च की जाएगी, ये फिलहाल जानकारी मिली है। इसके अलावा 40% अनुपूरक बजट वेतन और अन्य मद में खर्च किए जाएंगे। जो बजट का हिस्सा है वो 40% जो हिस्सा है वो वेतन और अनुपूरक बजट अन्य मद में खर्च किए जाएंगे। 60% हिस्सा के अलावा 40% अनुपूरक बजट वेतन और अन्य मद में खर्च होगा, ये बताया है वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने। तो पूरे बजट का ब्यौरा हमने आपको दिया। अनुपूरक बजट जो है वो 5,400 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। 65,000 करोड़ से ज्यादा का बजट जो है वो 2022-23 के लिए पेश किया गया था, जो मूल बजट था। तो 2022-23 वित्तीय वर्ष का मूल बजट 65,571 करोड़ रुपए का था और अब अनुपूरक बजट 5,440 करोड़ रुपए का है। तो कुल मिलाकर के 71,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट हो गया है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए। और जो अनुपूरक बजट 5,400 करोड़ रुपए का जो पेश किया गया है इसमें जो 40% हिस्सा है वो वेतन और बाकी चीजों पर खर्च किया जाएगा। विकास की परियोजनाओं के लिए पैसों की कमी ना हो, ये बजट में अनुपूरक बजट में सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। यह अनुपूरक बजट 5,440 करोड़ रुपए का पेश किया गया है। यह पहला अनुपूरक बजट है और इस बजट को 5,500 करोड़ के आसपास का रखा गया है और करीब करीब 60% हिस्सा जो है वो संसाधनों और जो बाकी विकास की परियोजनाएं हैं जिनमें पैसों की कमी हो रही है उन पर खर्च किया जाएगा। 40% वेतन का जो हिस्सा है वो बताया जा रहा है कि वेतन और बाकी चीजों पर खर्च किया जाएगा। कुल 5,440 करोड़ रुपए का यह अनुपूरक बजट पेश किया गया है। 2022-23 वित्तीय वर्ष का मूल बजट 65,571 करोड़ रुपए का था। तो उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए, पहाड़ी राज्य के लिए आप इसे भारी भरकम बजट कह सकते हैं और अनुपूरक बजट जो पेश किया गया है ये भी अपने आप में सही बजट कहा जा रहा है। 5,400 करोड़ रुपए का यह बजट, अनुपूरक बजट जिसे प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में पेश किया है। और महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण पर धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सदन में उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 को पेश किया गया है। इसके बारे में भी आइए हम आपको बताते हैं क्या कुछ खास है महिला क्षैतिज आरक्षण विधेयक में। दरअसल इसे सदन की मंजूरी एक तरीके से मिल गई। 30% क्षैतिज आरक्षण पर सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। इससे जुड़ा हुआ एक विधेयक सदन में पेश किया गया है। स्थायी निवासी महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देने की कवायद शुरू की गई। सीधी भर्तियों में 24 जुलाई 2006 तक 20% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 24 जुलाई के बाद से 30% आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। महिला कर्मियों की नियुक्तियों को सुरक्षित रखने में यह बड़ा कदम है। महिला जो कर्मचारी हैं उत्तराखंड सरकार की उनके लिए बड़ा ये तोहफा। राज्य सेवा निगम, सार्वजनिक उपक्रम और स्वायत्त शासी संस्थाओं में आरक्षण का फायदा मिलेगा। हाईकोर्ट के आरक्षण पर रोक के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है और इसके बाद ये विधेयक जो है राज्य सरकार लेकर के आई है। महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पदों को आगे
खाली छोड़ा जाएगा और अगले साल रिक्त जो पद रहेंगे उन्हें भरा जाएगा। सामान्य श्रेणी के मेरिट लिस्ट के पुरुष अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे रिक्त पद, ये फिलहाल तय किया गया है। तो इसमें हालांकि कंफ्यूजन है कि अगर खाली कोई पद रह जाता है तो क्या उसे भरने के लिए अगले सत्र का इंतजार किया जाएगा, फिर से परीक्षा कराई जाएगी। हालांकि अब जानकारी यह भी मिल रही है कि पुरुष जो अभ्यर्थी हैं, जो सामान्य श्रेणी के हैं, उनसे उन पदों को भर दिया जाएगा। तो क्षैतिज आरक्षण पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं को नौकरी में आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। क्षैतिज आरक्षण पर सरकार का यह बड़ा कदम है। 30% महिला क्षैतिज आरक्षण पर विधेयक सरकार ने पेश किया है, धामी सरकार ने। इसकी डिमांड बहुत लंबे वक्त से थी, लेकिन अब इस पर एक विधेयक भी धामी सरकार ने सदन में पेश किया है। महिलाओं को नौकरी में आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बेहद अच्छी खबर, महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था एक विधेयक के जरिए धामी सरकार करने जा रही है। महिलाओं को नौकरी में इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। क्षैतिज आरक्षण को लेकर के एक विधेयक धामी सरकार ने पेश किया है सदन में, जिस पर मुहर लगने के बाद कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए यह बड़ी सौगात होगी। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज दिल्ली के दौरे पर आएंगे सीएम धामी। दिल्ली नगर निगम चुनाव में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। एमसीडी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो होने वाला है। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। दिल्ली के खड़खड़ी में सीएम धामी की जनसभा होगी। बीजेपी प्रत्याशी शशि यादव के पक्ष में वो जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे। तो एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को एमसीडी चुनाव में उतारा जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड के भी बड़ी तादाद में लोग दिल्ली में रहते हैं और इसलिए वहां के मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक के तौर पर एमसीडी चुनाव में फिर से आज उतारा जा रहा है। फिर से मुख्यमंत्री धामी दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले भी डोर टू डोर कैंपेन उन्होंने किया था। बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए उन्होंने वोट की अपील की थी। आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद रहेंगे और एमसीडी के लिए होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे पुष्कर धामी। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई है। अंकिता हत्याकांड के आरोपियों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। मुख्य आरोपी समेत तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा। एसआईटी करवा सकती है तीनों का नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट की अनुमति के लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया है। कोर्ट में जल्द आवेदन दाखिल कर सकती है एसआईटी, सूत्र बता रहे हैं। तो अंकिता हत्याकांड को लेकर के एसआईटी ने बड़ा फैसला लिया है। आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने की सोच रही है एसआईटी और जल्द ही इससे संबंधित एक याचिका, एक आवेदन कोर्ट में एसआईटी की तरफ से दाखिल की जाएगी, जिस पर कोर्ट का रुख क्या रहता है ये देखना बेहद जरूरी है। बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी है अंकिता भंडारी हत्याकांड में, और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए एसआईटी टीम अब तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने का फैसला ले चुकी है और इसके लिए अनुमति के लिए कोर्ट में आवेदन करने जा रही है एसआईटी। जल्द ही कोर्ट में आवेदन करेगी एसआईटी नार्को टेस्ट के लिए। तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने का फैसला एसआईटी की तरफ से लिया गया है, सूत्र बता रहे हैं। और इससे जुड़ी जो याचिका है, जो इजाजत है, वो कोर्ट से लेने के लिए एसआईटी पहल करेगी। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। संजय, अब एसआईटी फैसला कर रही है, एसआईटी ने फैसला किया है कि नार्को टेस्ट से ही बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब हैं वो मिल सकते हैं। तो कब कोर्ट से इजाजत लेने की प्रक्रिया एसआईटी की तरफ से शुरू की जाएगी?
देखिए कुंदन, अंकिता हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की जनता में जो रोष है, जो विरोध है, वो लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि अंकिता उत्तराखंड की बेटी थी और लगातार ही जो उत्तराखंड के लोग थे लगातार कह रहे थे जो हत्यारे हैं उनको कहीं ना कहीं फांसी दी जाए। और अब जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि जो आरोपी हैं, यानी जो मुख्य आरोपी समेत जो 3 आरोपी है, उनका नार्को टेस्ट किया जाएगा। हालांकि इस मामले में अभी सीबीआई जांच भी की जा सकती है। लगातार सरकार की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होगी और जल्द से जल्द इन आरोपियों को फांसी की सजा होगी। तो कहा जा सकता है कि लगातार ही राज्य सरकार तमाम प्रयास कर रही है कि जो आरोपी हो उनको फांसी हो और जो परिवार वाले हैं उनको न्याय मिल सके। कुंदन, संजय, ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानना चाहती है एसआईटी। चूंकि सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश तो एसआईटी कर रही है, लेकिन नार्को टेस्ट के जरिए क्या जानना चाहती है एसआईटी? देखिए कुंदन, हम शुरुआती दौर की अगर बात करें, जिस तरह से वनंतरा रिजोर्ट के बाद से ही वहां पर लगातार एसआईटी जा रही थी और उसके बाद एक वहां पर सबूतों को कंगाल रही थी। क्योंकि हमने बीते दिनों देखा है कि लगातार एसआईटी तमाम सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। हालांकि सभी पहलुओं को लेकर लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है और कौन वो वीआईपी था उसकी भी लगातार छानबीन की जा रही है कि सभी सबूतों के साथ जो मुख्य और भी इसमें अगर आरोपी हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे भेजा जाए। जिस तरह से अपराधियों के नार्को टेस्ट की अनुमति अब मिल गई है, तो अब कोर्ट जल्द से जल्द आवेदन कर सकता है कि किस तरह से ये पूरा खुलासा होना है और क्या इसमें आगे कार्रवाई होनी है। कुंदन, बने रहिए हमारे साथ। आप संजय पंडित लौटते हैं आपके पास, आगे भी खबरों पर बातचीत करेंगे। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ सहायकों की भर्ती का आज जारी हो सकता है विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से भर्ती होगी। अगले साल 5 मार्च को प्रस्तावित है भर्ती परीक्षा और इसी को लेकर के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत आज से हो सकती है। अगले साल 5 मार्च को प्रस्तावित है भर्ती परीक्षा और इसके मद्देनजर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ सहायकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। कनिष्ठ सहायकों की भर्ती का आज जारी होगा विज्ञापन और बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और अगले साल 5 मार्च को भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है। उत्तराखंड परिवहन महासंघ के आह्वान पर हरिद्वार जिले की करीब 45 विभिन्न कमर्शियल वाहनों की यूनियन और इनसे जुड़े करीब 20,000 कमर्शियल वाहन हड़ताल पर हैं। विधानसभा घेराव और चक्का जाम करने के फैसले के चलते आज तमाम ई रिक्शा, ऑटो टैक्सी गाड़ियां नहीं मिलने के कारण हरिद्वार आने वाले यात्रियों और स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो जितने यूनियन हैं उन्होंने हड़ताल कर रखी है। वाहन मालिकों ने चक्का जाम किया हुआ है और हरिद्वार चूंकि हर रोज हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर जो पहुंचने वाले बाहर से आने वाले यात्री हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर ऑटो रिक्शा और बसें तो खड़ी हैं लेकिन सवारियों को नहीं ले जा रही हैं। और तो बहुत परेशानी हो रही है और जितने भी यात्री आज सब पैदल चलने को मजबूर हो रहे हैं और सब सड़कों में सामान उठाए खुद ही चल रहे हैं। परेशानी देखो हो ही रही है, सबको पैदल चलना पड़ रहा है। अब पता नहीं अभी कब तक वो होगा इसका। तो जल्द से जल्द स्ट्राइक ख़त्म होनी चाहिए, बस यही कहना है। जो भी है वो गवर्नमेंट का जो भी रूल है वो सब सुलझा के स्ट्राइक ख़त्म करनी चाहिए। हम लोग अभी ऋषिकेश से आए हैं। आज ऋषिकेश में भी रिक्शा की, ऑटो की स्ट्राइक चल रही है। वहाँ पर भी हम लोग 5-6 किलोमीटर पैदल चलकर आए और हमारे साथ सारा सामान भी है। और अभी हरिद्वार आकर हमें राजा जी नेशनल पार्क जाना है तो उसके लिए भी कोई वाहन नहीं है, तो इस वजह से हम लोग को बहुत परेशानी उठा। तो देखिए, ऑटो यूनियन की हड़ताल है, यहाँ पर बसों का चक्का जाम है। 10 साल पुराने वाहनों को सड़क से हटाने का जो फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है, 10 साल पुराने वाहन सड़क से बाहर होंगे। ये जो कवायद शुरू की जा रही है, इससे जो तमाम परिवहन यूनियन है
वो परेशान है और उन्होंने ये हड़ताल बुलाई है। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हरिद्वार से इस खबर पर बातचीत करेंगे जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले तो ये बताइए कि हड़ताल क्यों की जा रही है, क्या सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है तमाम यूनियंस की? और हम देख रहे हैं जो श्रद्धालु खासतौर पर हरिद्वार में बाहर से लोग पहुंचते हैं, क्योंकि अब बाहर से लगातार हरिद्वार हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, उन्हें खासी परेशानी हो रही होगी। निश्चित तौर पर कुंदन, जिस तरह से टैक्सी जो यूनियन है वो लगातार सड़कों पर उतरकर एक प्रदर्शन कर रही है। हालांकि इनका जो विरोध है साफ तौर पर जिस तरह से राज्य सरकार द्वारा कहा गया है कि जो 10 साल पुराने वाहन है उन्हें सड़कों से हटाया जाएगा और जिनकी फिटनेस नहीं हुई है वो भी सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे, जिसके बाद करीब 45 यूनियन सड़कों पर आ गई है। हालांकि इसके बाद हरिद्वार पहुंचने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी नगरी है, देश भर का एक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, तो ऐसे में अगर उन्हें टैक्सी और वाहन ना मिले तो काफी परेशानी हो जाती है। हालांकि इस संबंध में हमारी टैक्सी यूनियन के जो अध्यक्ष है उनसे भी बात हुई है, तो उनका साफ तौर पर कहना है अगर हमारी जो वाहन है सड़कों से हट जाएंगे तो हमारी जो रोजी रोटी है वो कहीं ना कहीं छिन जाएगी, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है। और साफ तौर पर इनका कहना है अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो लगातार जो हड़ताल है वो बदस्तूर जारी रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना काल में भी जो वाहन चालक है वो घर बैठ रहे हैं। ऐसे में जो रोजी रोटी उन्हें कमाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन एक बार फिर सरकार इनको बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो पुराने वाहन होते हैं वो लगातार सड़कों पर दौड़कर पॉल्यूशन फैलाते हैं, तो इसी को रोकने के लिए सरकार का ये कदम है। और जल्द से जल्द लोगों को कहा जा रहा है कि आप वाहन को सड़कों पर ना दौड़ाएं, क्योंकि जो 10 साल पुराने वाहन है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन फैलाते हैं। कुंदन, ठीक है, शुक्रिया आप संजय पुंडीर इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी पर कुछ लोगों द्वारा तलवारों से हमला किया गया। श्रद्धा हत्याकांड के बाद लोगों में काफी आक्रोश है और आरोपी को देश की जनता कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रही है। इस हत्याकांड के आरोपी पर हुए हमले को सांसद साक्षी महाराज ने आक्रोश में आकर की गई कार्रवाई बताया है। हरिद्वार पहुंचे थे दरअसल साक्षी महाराज और यहीं पर उन्होंने ये बयान दिया है। जो घटना दिल्ली में हुई 35 टुकड़े और जो घटना लखनऊ में हुई, लोगों में इतना आक्रोश है कि वो संभलने में नहीं आ रहा। अपनी सरकार से विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि इन अपराधियों को ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि फिर कोई अपराधी इस प्रकार की हिमाकत न कर सके। और रुड़की के मिलिट्री चौक पर सीपीयू पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिस दौरान पुलिस के द्वारा कई वाहनों का चालान किया गया। आपको बता दें कि सीपीयू पुलिस के उपनिरीक्षक मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि मोटरसाइकिलों में तेज आवाज करने वाले साइलेंसर और हॉर्न को लेकर खास अभियान चलाया गया। साथ ही साथ जिन ई रिक्शा या 2 पहिया वाहनों के फिटनेस या बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे उन पर भी कार्रवाई की गई। मेट्रो साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और जो ई रिक्शा चल रहे हैं जो बिना नंबर प्लेट के, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिनकी फिटनेस ख़त्म हो गई है, जिनके पास कागज़ नहीं है, उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। यातायात नियमों का पालन करने का लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सीपीयू रुड़की और यातायात पुलिस मिलकर रुड़की शहर में यातायात नियमों के पालन हेतु लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चलाया जा रहा है जिनके कागज़ अधूरे हैं, जिनके ई रिक्शे का ज़्यादा प्रचलन हो गया है, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, किसी के पास डीएल नहीं है, किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उनके खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। उच्चाधिकारी का निर्देशन में मॉडिफाइड साइलेंसर, रेट्रो साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर विशेष फोकस ध्यान। हमारे सहयोगी अनिल सैनी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। अनिल, ये जो कार्रवाई की गई, कितने गाड़ियों के चालान काटे गए? कुंदन बताना चाहूंगा, देखिए रुड़की क्या ये बात है, रुड़की में लगातार ही अवैध जो जितने भी बाइक हैं, चाहे वो जिनके फिटनेस नहीं है, जितने भी वाहन ऐसे हैं जिनको पुलिस द्वारा पकड़ा जा रहा है, उनके चालान काटे जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि रुड़की की अगर बात करें तो रुड़की में 127 वाहन सीज किए गए हैं और जिनमें से करीब 70 वाहनों को छोड़ दिया गया है। जी
तो 127 वाहनों को सीज किया गया है और बता रहे हमारे सहयोगी अनिल सैनी की 70 वाहनों को छोड़ दिया गया। बाद में जो फाइन लगाए गए, जो चालान काटा गया, वो फाइन भरने के बाद इन वाहनों को छोड़ दिए गए। लेकिन बड़ी तादाद में जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन गाड़ियां कर रही हैं, उन्हें चालान काटा गया उनका। और लगातार ये अभियान रुड़की में भी चलाया जा रहा है सीपीयू की तरफ से।